हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी का जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैंने आपका कंप्लीट जो सिलेबस है इस चैप्टर का वो सब कुछ कवर करते हुए, और आपके जो क्वेश्चन है इसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स सभी हैं और सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखना है और उसके बाद आपको कोशिश ये करनी है कि वीडियो देखते समय ही आपको 50 to 60% तो लर्न हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। बेसिकली ये आपको पता होगा कि आजकल के जो क्वेश्चन है ना, अगर 2 मार्क्स में भी आएगा तो इस तरीके से वो डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरीके से मैंने आपके लिए प्रेजेंट भी किया है। विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फॉलोड बाई अमीबा, स्पाइरोगायरा एंड ईस्ट। हमसे क्वेश्चन फर्स्ट में ये पूछा हुआ है कि रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड जो है फॉलो करते हैं ये तीनों ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है व्हाट इज रीजनरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन क्या होता है और हमें रीजनरेशन को डिस्क्राइब भी करना है एग्जाम्पल लेते हुए प्लेनेरिया का विद दी हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम के साथ। ओके, तो अब देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा ना, तो 1 मार्क्स तो आपका इसके लिए हो गया और 2 मार्क्स क्योंकि डायग्राम और एक्सप्लेनेशन के साथ, तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन अगर आता है तो 3 मार्क्स का बनेगा। अब हमारा फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ था कि अमीबा, स्पाइरोगैरा और ईस्ट जो है, ये सबसे पहली बात तो ये कि सारे के सारे जो ये रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, असेक्सुअल मेथड का फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम फर्दर बात करें तो अमीबा का जो रिप्रोडक्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन होता है, जबकि स्पाइरोगायरा का फ्रेगमेंटेशन से होता है और वहीं ईस्ट का जो होता है वो बडिंग मेथड से होता है। तो आपको जो है हर चीज़ याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था जब हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे तभी मैंने आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला जो ऑर्गेनिज्म है किस मेथड से उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब उसके बाद बी पार्ट में पूछा होता है हमसे कि रीजनरेशन क्या होता है, उसको सुटेबल डायग्राम से हमें एक्सप्लेन करना था। तो वो रहा हमारा ये, regeneration is the ability of an organism to grow into a complete individual when its body is divided into any number of pieces। रीजनरेशन एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि अगर उसकी बॉडी को आप 3 से 4 टुकड़े कितने भी टुकड़ों में काट दो ना, तो हर एक टुकड़ा वो एक नई बॉडी मतलब पूरा कंप्लीट बॉडी तैयार कर लेगा। इसी को हम रीजनरेशन बोलते हैं। और ये कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, एक तो हाइड्रा में और दूसरा प्लेनेरिया में। यहाँ पर हमसे कहा था कि प्लेनेरिया का एग्जाम्पल जो है डायग्राम दिखाओ, तो प्लेनेरिया का दिखा रहे हैं। हाइड्रा का बोलेगा तो आप हाइड्रा का भी अपनी एनसीईआरटी बुक में एक बार रिव्यू जरूर कर लेना कि किस तरीके से हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, तो ये देखिए प्लेनेरिया कंप्लीट था, पहले हमने 3 टुकड़ों में काटा तो धीरे धीरे करके ये फुल्ली क्या हो गया, डेवलप हो गया। थोड़ा सा हम जो है इसमें बता देंगे कि प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू पीसेस एंड ईच पीस कैन रीजनरेट इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इतना लिखने के बाद ना मतलब ही नहीं कि एग्जामिनर आपका आधा भी नंबर काट ले। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट। कुछ टाइप ऑफ प्लांट के लिए हम जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन को प्रैक्टिस क्यों करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम मतलब बेसिकली हमसे चाहता क्या है कि आप बेनिफिट बताओ, क्या एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमने क्वेश्चन जिस तरीके से बोला हुआ था हमने यही लिखा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग एडवांटेज। गाइज मैंने इस वीडियो को ना बड़ी मेहनत से आप सबके लिए बनाया ताकि जो आप आंसर लिखते समय ना इसी तरीके का पैटर्न फॉलो करोगे, इस तरीके से लिखोगे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ताकि जो एग्जामिनर ना इंप्रेस हो जाए और इतना सही मार्क्स आपका डिडक्ट ना हो, ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि सम टाइप्स ऑफ प्लांट को इसीलिए क्यों, क्योंकि इसमें कुछ एडवांटेजेस है। अब मार्क्स के हिसाब से हम देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का है तो हम 2 मार्क्स में इसको जो है इसको कैरी आउट कर देंगे। ओके, it helps to introduce plants in new areas where seed germination fails to produce mature plants due to changes in environmental factors and the soil। हम ये प्लांट को वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे एरियाज में भी जहाँ पर कि सीड जर्मिनेशन जो है फेल हो चुका है, मतलब कोई भी फैक्टर की वजह से या फिर मिट्टी की क्वालिटी की वजह से, तो वहाँ पर भी इसको ग्रो करवाया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ मोर रैपिड, ईजियर एंड चीपर मेथड एंड प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल क्वालिटी एज दी पेरेंट। और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही जल्दी से जो है हम नए प्लांट उगा सकते हैं, ईजी मेथड है, चीपर मेथड है, बहुत सस्ता में हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जैसा हमने ट्री लिया है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर हम करते हैं तो एकदम आइडेंटिकल क्वालिटी बनती है, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता है। तो डेफिनेटली हम जो क्या बेस्ट क्वालिटी चूज करेंगे, बेस्ट क्वालिटी ही होगा। नेक्स्ट है, हाउ डज द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन कांस्टेंट
दो ईच न्यू जनरेशन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज ऑफ टू इंडिविजुअल। इन्होंने कहा है कि जो हमारा डीएनए है वो कांस्टेंट क्यों रहता है न्यू जनरेशन में, जबकि हमें पता है कि उसमें जो है दो इंडिविजुअल्स के डीएनए का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हम बात करें तो वो डबल होना चाहिए था ना अगर इसके हिसाब से, लेकिन फिर भी वो जो है कांस्टेंट क्यों रहता है। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो दी जेनेटिक मटेरियल डीएनए from two gametes, male and female gametes, combine together to form new cell zygote, but the amount of DNA in zygote does not get double। ठीक है ना, जबकि हम डीएनए लेते हैं एक मेल गैमेट से फीमेल गैमेट से कंबाइन करते हैं, उससे एक नया सेल जाइगोट बनता है, लेकिन डीएनए जो होता है जाइगोट के अंदर डबल नहीं होता है। यहाँ से हम आंसर लिख रहे हैं दिस इज बिकॉज द गैमेट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल, क्योंकि गैमेट्स जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है विच कंटेन ओनली हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बॉडी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, मेन रीजन ये है और ये चीज आपने लिख दिया, आपके मार्क्स जो है मिल जाएंगे। सो द न्यू सेल जाइगोट फॉर्म्ड बाई टू गैमेट्स कॉल्ड सेल्स हैव द नॉर्मल अमाउंट ऑफ डीएनए, और यही रीजन होता है जिसकी वजह से जो न्यू सेल जाइगोट बनता है टू गैमेट सेल से, तो वो नॉर्मल अमाउंट क्योंकि आधा आधा रहता है, आधा आधा मिलकर ये पूरा हो जाता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग व्हिच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कभी कभी जो डीएनए है परफेक्टली तरीके से कॉपी नहीं होता है, तो उस पर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है ना, so answer is the DNA copying which is not perfectly accurate in the reproduction process result in variation। मतलब डीएनए कॉपी अगर परफेक्टली तरीके से नहीं हो पाता है तो वही चीज क्या होता है वेरिएशन में चेंज हो जाता है इन पॉपुलेशन फॉर दी सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। और वेरिएशन होना भी जरूरी है क्योंकि बदलते इन्वायरमेंट के साथ जो है सर्वाइवल टफ हो जाता है, इस वजह से वेरिएशन का होना भी जरूरी है। If the variation are more drastic, then DNA will not be able to function properly, leading to the death of cell। अगर वेरिएशन लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक हो जाता है तो डीएनए जो है सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा और फिर उस सेल की डेथ हो जाती है। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके जो है 2 सर हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हम देखने को मिलते हैं, बट नॉर्मली आप देखोगे ना कि उनकी कुछ ही दिन बाद या फिर थोड़े ही देर बाद डेथ हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ड्रास्टिक चीज जाएगा ना तो फिर वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस तरीके से जो है फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट में, और कभी कभी सीड वाला जो है किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। उसके लिए आपसे डायग्राम भी पूछ लेते हैं, तो वो डायग्राम भी आप एक बार जरूर देख लेना। बाकी इंपॉर्टेंट डायग्राम की वीडियो हम सेपरेटली करेंगे जरूर। यहाँ पर हम सिर्फ प्रोसेस दे रहे हैं और जब भी ये क्वेश्चन गाइस आएगा तो 3 मार्क्स का ही आएगा, क्योंकि इसको हम चाहते हुए भी ना छोटा नहीं कर पाते हैं। द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट अकर थ्रू दी प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, पोलिनेशन की प्रोसेस से होता है। पोलिनेशन अकर्स व्हेन पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर लैंड ऑन स्टिग्मा। और पोलिनेशन कब होता है, जब पोलन ग्रेन जो है एंथर से आकर कहाँ पर जाता है, स्टिग्मा पे जाता है। स्टिग्मा इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है ना, और पोलन ग्रेन आपका वो तो मेल पार्ट है जो कि ठीक है। आफ्टर पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा अ पोलन ट्यूब ग्रोज फ्रॉम द पोलन ग्रेन। जैसे ही पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे लैंड करता है तो वो क्या होता है, पोलन ट्यूब ग्रो कराता है। पोलन ट्यूब जो है वहाँ पर ग्रो होता है फ्रॉम दी पोलन ग्रेन थ्रू द स्टाइल एंड इनटू द ओवरी। ठीक है ना, तो स्टाइल और ओवरी वो भी फीमेल पार्ट है। स्पर्म cells inside the pollen grain travel down and pollen tube sperm cell inside the pollen grain travel down the pollen tube and into the ovary which contains the ovules। ओके ना, उसके बाद क्या कहा, जो भी स्पर्म सेल होता है पोलन ग्रेन के अंदर वो ट्रेवल करता है थ्रू दी पोलन ट्यूब और कहाँ पर जाता है, ओवरी के अंदर which contains the ovule, जिसके अंदर ओव्यूल्स है। fertilization occurs when one of the sperm cells fuses with the egg inside ऑफ एन ओब्यूल। फर्टिलाइजेशन तब होता है जब कोई स्पर्म सेल फ्यूज कर जाता है किसमें, विद द एग के साथ, जो कि ओब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन अकर्स ईच ओब्यूल डेवलप इनटू अ सीड। जैसे ही ये हुआ स्पर्म सेल का फ्यूजन हो जाता है, एक से समझ लो फर्टिलाइजेशन हो गया। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो ईच ओब्यूल, जितने भी ओब्यूल हैं वो डेवलप हो जाएंगे सीड में। ईच सीड कंटेन अ टीनी अंडर डेवलप्ड प्लांट कॉल्ड एन एम्ब्रियो। और हर सीड के अंदर जो है एक छोटा सा प्यारा सा अनडेवलप पौधा है जिसको हम एम्ब्रियो नाम देंगे। द ओवरी सराउंडिंग द ओब्यूल्स। अब जो ओवरी होता है जो कि ओब्यूल से सराउंड रहता है वो डेवलप हो जाता है फ्रूट में, जिसके पास मतलब जिसके अंदर ही एक या फिर एक से ज़्यादा सीड्स हो सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो ये फ्लावर का आपसे जो है पूछ सकते हैं। ये हिबिस्कस का फ्लावर है बेसिकली, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट इसमें मौजूद होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आप अच्छी तरीके से देख लोगे। ये देखिए, ये एंथर है, फिलामेंट है ये वाला, ये मेल पार्ट है। फीमेल पार्ट के अंदर ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। इनको कलेक्टिवली पिस्टिल बोला जाता है। एंथर फिलामेंट को जो है कलेक्टिवली स्टेमन बोला जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें भी याद रखोगे। आपसे जो है कई बार यहाँ पर ABCD करके नाम भी लिखवा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है राजेश ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ ब्रेड। मतलब एक बासी रोटी का टुकड़ा है जिस पर किसी लड़के ने क्या ऑब्जर्व किया कि उस पर ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी तरीके का मास बना हुआ है। अब हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिसकी वजह से ये हुआ है, और क्या, और स्पेसिफिक मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बताना है। उसके बाद नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसके बाद नेम इट्स, अच्छा ये दोबारा से रिपीट हो गया आपका, बेसिकली बस इतना ही है। ओके, सो आंसर जो है हमारा, द ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन द स्टेल पीस ऑफ ब्रेड इज ड्यू टू ब्रेड मोल्ड राइजोपस विच रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है ना, ये जो ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास आया है स्टील पीस ऑफ ब्रेड में, वो किसकी वजह से आया है? राइजोपस की वजह से आया है, और जो कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं? बाय दी स्पोर फॉर्मेशन। मैंने गाइस इस तरीके से सारे क्वेश्चन अरेंज किए ताकि जो है ना आपका हर एक चीज इस वीडियो में कवर हो जाए, कुछ भी आपका ना बचे। मतलब मोस्ट ऑफ द मैंने कोशिश यही करी कि सब कुछ इसमें कवर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ था कि इसका वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट बताओ। हाइफे और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर दी वेजिटेटिव पार्ट। अगर आप स्पोर फॉर्मेशन का आपने देखा होगा, राइजोपस का डायग्राम आपके बुक में है, तो जो हाइफे और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो वेजिटेटिव पार्ट है, और जो टिनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पॉन्जिया भी बोलते हैं, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें ए और बी दोनों टुकड़ों में बांट रखा है। राइट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड द पार्ट वेयर जाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन द ह्यूमन फीमेल बॉडी। ह्यूमन फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन किस साइट पे होता है और जाइगोट का इम्प्लांटेशन किस पार्ट पे होता है? दोनों में बहुत अंतर है, स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन अलग जगह है, जबकि जाइगोट का जो है इम्प्लांटेशन अलग जगह होता है। बी पार्ट में पूछा हुआ, हाउ डज डेवलपिंग एम्ब्रियो टेक न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीट इट्स वेस्ट। कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो किस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है और वेस्ट को किस तरीके से आउट करता है। ओके, सो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमन फीमेल बॉडी के अंदर होता है वो होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर इन दी एम्प्यूला रीजन। ठीक है ना, सिर्फ फेलोपियन ट्यूब भी लिखोगे तो भी चलेगा आंसर। और जाइगोट का इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है? यूटेरस में होता है। ओके, उसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछा हुआ था कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा और जो वेस्ट मटेरियल है वो किस तरीके से एक्सक्रीट आउट होगा। तो द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम दी मदर्स ब्लड थ्रू दी प्लेसेंटा। जो भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको सारा न्यूट्रिशन किससे मिलता है? मदर्स के ब्लड से मिलता है, जो कि किससे मतलब जो कि बेसिकली जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो प्लेसेंटा वहाँ पर डेवलप हो जाता है और वो बच्चे की अम्बिलिकल कोड तक जाते हुए उसी तरीके से उसमें मतलब जितना ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, वो सारा पहुँचता है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी उसी के थ्रू वापस आ जाता है मदर के ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है कि आपको दो फंक्शन बताना है टेस्टोस्टेरोन का। बेसिकली दिस इज द मेल सेक्स हार्मोन दैट इज नीडेड फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल फंक्शन। ठीक है ना, हमने थोड़ा सा डिफाइन भी कर दिया। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफाइन भी कर देंगे ताकि अच्छा इंपैक्ट पड़े टीचर के पास। ठीक है ना, हमने ये बता दिया कि टेस्टोस्टेरोन जो है मेल सेक्स हार्मोन है। बात करते हैं इसके फंक्शन की। सो इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ टेस्टीज इन प्यूबर्टी के एज में टेस्टीज की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल लाइक स्क्रोटम, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सब की ग्रोथ के लिए भी यही हार्मोन पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है। इसके अलावा जितने भी बॉयज में चेंजेस देखने को मिलते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, लाइक उनका दाढ़ी वगैरह आना और एंड ऑल, उनका आवाज़ का भारी हो जाना, ये सब भी इसी हार्मोन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्लेसेंटा, ऑल्सो राइट इट्स फंक्शन। प्लेसेंटा क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं? ठीक है ना, थोड़ा सा जो हम बात कर लेते हैं प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ। द प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन दैट डेवलप्स इन फीमेल बॉडी यूटेरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है ना, इस तरीके से होना चाहिए। प्लेसेंटा एक इस टाइप का ऑर्गन है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलप होता है। दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू your growing baby and removes waste product from your baby's blood.
क्या आंसर हो गया इसका? तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है ग्रोइंग बॉडी को और रिमूव कराता है वेस्ट मदर के जो है ब्लड से, ठीक है ना। The placenta attaches to the wall of your uterus and your baby's umbilical cord arises from it. ये गाइस आंसर ही किसी ने मतलब जिनको टाइपिंग का काम मिला है उन्होंने गलत कर दिया है। मतलब बेसिकली यहाँ पर योर करके यूज हो गया है, जबकि आपको जो है ना एज अ मदर यूज करना है, मदर एंड बेबी, ठीक है ना। जहाँ पर भी योर लिखा हुआ वहाँ पे आपको मदर यूज करना है, और जहाँ पर बेबी है तो वहाँ तो बेबी है ही, नो इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड diseases caused by virus and bacteria. Explain how the transmission of such diseases be prevented. अब हमसे क्वेश्चन पूछा कि 2 एग्जाम्पल बताओ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, जो कि वायरस से होता है और जो कि बैक्टीरिया से होता है। मतलब दोनों के हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं और उसके बाद बताना है कि इन ट्रांसमिशन को किस तरीके से रोका जा सकता है। So answer is sexually transmitted diseases are those diseases that can be transmitted through infected person to healthy person by sexual contact. Sexually transmitted STD भी नॉर्मल इसको बोला जाता है, STD करके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वो डिजीज होते हैं जो कि ट्रांसमिट होता है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनता है। इट कैन बी कॉज्ड बाय वायरस एंड बैक्टीरिया। ये जो है वायरस और बैक्टीरिया दोनों से हो सकता है। वायरस से जो 2 बीमारी होती है वो है एड्स और हेपेटाइटिस बी, जबकि जो बैक्टीरिया से होते हैं उसका नाम है गिनोरिया एंड सिफिलिस। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके लिए 2-3 चीजें जो है फॉलो करना होता है। अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड जो है नहीं लेना चाहिए, इसमें ट्रांसफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अवॉइड मल्टीपल और अननोन सेक्सुअल पार्टनर्स। यूज्ड नीडल्स एंड सिरिंजेस शुड नॉट बी यूज। कभी भी नीडल्स यूज हुआ पड़ा हो, सिरिंज यूज हुआ तो उसको कभी भी रीयूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 4 मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड बाय ह्यूमंस। 4 कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को आपको बताना है जो कि ह्यूमंस के द्वारा यूज किया जाता है और किस तरीके से डायरेक्ट इफेक्ट लाता है ऑन दी हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ दी फैमिली, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन कॉन्ट्रासेप्टिव में मैं बता रही हूँ कि 2-3 साल से ऐसा हो रहा है, हर बार पूछा जाता है क्योंकि सोशल इश्यूज है। सो 4 मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर, आपकी बुक में 4 तरीके के मेथड दिए हुए हैं, बैरियर मेथड, सर्जिकल मेथड, इंट्रायूटेराइन मेथड एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। बैरियर मेथड के अंदर यूज ऑफ कॉन्डोम्स है। सर्जिकल मेथड के अंदर ये जो परमानेंट जो है इस तरीके से छुटकारा मिल जाता है। तो मेल अगर सर्जिकल मेथड को अपनाते हैं तो दैट इज वेसेक्टोमी, और फीमेल के अंदर अगर वो फॉलो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। इंट्रायूटेराइन के अंदर कॉपर टी को यूज किया जा सकता है, और ओरल कॉन्ट्रासेप्शन में कुछ दवाइयां होती हैं, ओरल हार्मोनल पील्स होते हैं जो कि लेना होता है। These methods help in preventing unwanted pregnancies. अब ये जो मेथड है वो unwanted pregnancies को प्रिवेंट करने के काम आता है। It also help in controlling the number of children in a family and maintaining a gap between the children, so that they can use resources properly.